नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा और हम इस उम्मीद से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग पिछले चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे और पिछला चैप्टर का अधिक से अधिक कंसेप्ट आपको पता होगा। यदि आपको पिछले चैप्टर का कंसेप्ट नहीं पता है, अर्थात पिछला चैप्टर करने का मतलब प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट यदि नहीं पता है तो आप उनके सभी वीडियो को देख लें और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आए। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का फिजिक्स है और उसका नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसका अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन। और ये वीडियो नंबर हो गया 1 हो गया, इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 1। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखने वाले। ठीक, तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगे, उसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या होता है, पहले लिखते हैं, उसके बाद इनसे बहुत सारी डॉट्स आएंगे और उन सभी डॉट्स को क्लियर करेंगे। परिभाषा क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, लिख लेते हैं आराम से, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना परिभाषा। ठीक, अब इस परिभाषा की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ को देखेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर समझेंगे। तो क्या है? प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, मतलब जाती है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे माध्यम वर्ड की चर्चा हो रही है। ठीक, तो पहले ना हम लोग माध्यम को समझते हैं कि आखिर माध्यम होता क्या है, माध्यम किसे कहते हैं, समझने का, भावनाओं को समझने का कोशिश करते हैं कि माध्यम से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नदी में तैरने के लिए जाते हैं। ठीक, तो नदी के बगल में खड़े होते हैं और जब स्नान करने के लिए नदी में या तालाब में कूदते हैं तो कहाँ पे चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं। तो यदि आप वहाँ पे कल्पना करें कि कूदने से पहले हम लोग एक बिना पानी वाले माध्यम में थे, तो हम बोल सकते हैं कि हवा में थे। क्या बोल सकते हैं? कि हवा में थे। और जब हम कूद जाते हैं नदी या पोखर में, जब कूद जाते हैं तो कहाँ पे चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं। तो वो एक क्या हो जाता है? अलग माध्यम हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि वो पानी वाला माध्यम है। और पहले हम कहाँ खड़े थे? हवा वाला माध्यम में खड़े थे। तो ये सारी क्या हो गई? माध्यम्स हो गई। मतलब हवा एक अलग माध्यम हो गया, पानी एक अलग माध्यम हो गया। जैसे मान लीजिए कहीं आग है, ठीक, और वो आग वाला क्षेत्र है, तो हम बोल दें कि वो एक अलग माध्यम हो गया और वो आग वाला माध्यम है। ठीक है ना। जैसे एक बर्फ है और बाहर वाला हवा वाला क्षेत्र है, तो हवा एक अलग माध्यम हो गया, बर्फ एक अलग माध्यम हो गया। तो यहाँ पे इसी बात की चर्चा हुई है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ पे इसी वर्ड की चर्चा हुई कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कि प्रकाश हवा से कहाँ चली गई? पानी में चली गई।
तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है। तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए कि हम लोग प्रकाश टॉर्च ले करके हवा में खड़े हैं और यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा रखा है, प्रकाश को हम बर्फ़ के टुकड़े में भेज रहे हैं। तो हवा से प्रकाश कहाँ जा रही है, बर्फ़ के टुकड़े के अंदर जा रही है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो वहाँ पे जाते वक्त प्रकाश अपना रास्ता क्या करती है, बदल लेती है। तो उसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको माध्यम वर्ड समझ में आ गया होगा, माध्यम का मतलब समझ में आ गया होगा। और उसी में जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि आप क्या कीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, ठीक, एक गिलास पानी लीजिएगा और उसमें ना पेंसिल को डुबो दीजिएगा। जब एक गिलास पानी में पेंसिल को डुबाइएगा तो होगा क्या कि आपको ना पेंसिल का जो भाग पानी के अंदर डूबा हुआ वो आपको टेढ़ा प्रतीत होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, पेंसिल को बाहर निकाल लीजिएगा, फिर लगेगा वो क्या हो गया, सीधा हो गया। फिर से पेंसिल को पानी के अंदर क्या कीजिएगा, डुबा दीजिएगा। तो आपको पेंसिल जो भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है वो आपको कैसा प्रतीत होगा, टेढ़ा प्रतीत होगा। तो ये घटना किस कारण होती है, मतलब डूबे हुए पेंसिल का टेढ़ा दिखना किस घटना के कारण होती है, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि हम जो खड़े रहते हैं तो हवा वाले माध्यम में खड़े रहते हैं, पेंसिल जो डूबी हुई रहती है किस माध्यम में, पानी में। तो हमारी आँख से किरणें निकल कर एक माध्यम से कहाँ गई, दूसरे माध्यम में गई। मतलब हवा से किरणों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। तो जो ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो रास्ता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो रास्ता बदल जाने के कारण पेंसिल कैसी प्रतीत होने लगती है, टेढ़ी प्रतीत होने लगती है, ठीक। तो जैसे में हम लोग लिखते हैं, पानी में डूबी हुई पेंसिल का, पानी में डूबी हुई पेंसिल का, डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा प्रतीत होना। कैसा प्रतीत होना, टेढ़ा प्रतीत होना। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पानी में डूबी हुई छड़ी, पानी में डूबी हुई लकड़ी या पेंसिल किस घटना के कारण टेढ़ी प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, पानी में डूबा हुआ सिक्का, पानी में रखा सिक्का, पानी में रखा सिक्का पेंदी से ऊपर उठा प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा देखिए, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये किस घटना के कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे, ग्रुप डी और जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आकाश में तारे प्रकाश की किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, तो किसके कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। और एक और एग्जाम्पल है इसका, लिख लीजिए, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, बोल रहे हैं कि पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदी उठा हुआ प्रतीत होना, पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदी उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का। किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे, ठीक। नहीं समझे हैं तो एक हम लाइव एग्जाम्पल बोलते हैं, गांव देहात वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ठंड के मौसम में ना अपने लोग ना आग लगा करके क्या करते हैं, हाथ पैर को सेकते हैं, ठीक है ना, गरमाते हैं हाथ पैर को। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ना खरपतवार दे करके बहुत बड़ा आग लगाते हैं, तो आग की ना लपेटें बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाते रहती है। जब हम एक साइड से दूसरे साइड के ओर, मतलब आग के दूसरे साइड की ओर के वस्तु को देखते हैं या पत्तों को देखते हैं तो वो ऐसे 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 हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
प्रकाश की किरणें कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर रही है, तो वो अपना रास्ता क्या हो रही है, भटक रही है। इसी कारण हमको दूसरी ओर की वस्तु कैसी प्रतीत होती है, हिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, बार बार मतलब हम लोग हवा में खड़े हैं, रोशनी हवा से निकल के कहाँ गई, आग से, फिर वही रोशनी आग से निकल के कहाँ गई, हवा में गई। मतलब दो बार प्रकाश का क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, जिसके कारण जो है दूसरी ओर की वस्तु हमको हिलती हुई प्रतीत होती है। ये भी किसका मस्त एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है। और प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर में जो टर्म्स यूज होने वाले हैं ना, आज हम उनकी चर्चा करेंगे, आज उन बेसिक्स बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम करेंगे, स्नेल्स लॉ क्या है उसको आराम से करेंगे। पहले इस चैप्टर में जो जो टर्म्स उपयोग होगा उन सभी चीज़ों को देख लेंगे। जैसे अभी देख लिए प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल को देख लिए। इसके बाद देखेंगे इसमें उपयोग होने वाले टर्म्स, जैसे माध्यम है तो माध्यम कितना प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंस सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद होता है प्रकाश की चाल, उसके बाद होता है अपवर्तनांक, है कि नहीं, अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है सर इस चैप्टर में, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, तब तक हम बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं प्रकाश की चाल। क्या देख रहे हैं, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे माध्यम का मतलब हो गया हवा में प्रकाश की चाल, एक माध्यम हो गया ये। पानी में प्रकाश की चाल, पानी एक अलग माध्यम हो गया। कांच में प्रकाश की चाल, कांच एक अलग माध्यम हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स आगे हमको यूज़ में आएंगे, इसीलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, कितना होता है बोलिए, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और यदि इसी को यदि मीटर में लिखना रहे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किस में हो गई, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब यदि हम पूछे हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, देखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल। तो देखिए, हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता भी है तो बहुत कम का अंतर होता है। इसीलिए हम मान लेते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों क्या होता है, सेम होता है। दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल भी कितनी होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति। समझ में आ रहा है। तो सर निर्वात का क्या मतलब होता है, निर्वात का क्या मतलब होता है, निर्वात का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे हवा भी क्या हो, नहीं हो। ठीक है ना, शून्य। निर्वात का क्या मतलब, शून्य, मतलब जहाँ पे हवा भी नहीं हो। तो जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे प्रकाश की चाल, जहाँ हवा है वहाँ प्रकाश की चाल में कोई अंतर नहीं होता। तो हम दोनों को सेम सेम मान लेते हैं, दोनों का मान इतना ही होता है। ठीक, दूसरा नंबर लिखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अगला तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है भाई, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है बोलेंगे, 2 लाख। 2 लाख में क्या को सुनना होगा, 3 2 5 गो, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट समझ में, इसमें समझने की क्या बात है, बस देखने की बात है। अब इसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है ना। सघन माध्यम और विरल, तो यहीं से हम लोग देखते हैं। अच्छा, पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद इसी का यूज़ करके सघन माध्यम और विरल माध्यम को हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो भाई अगला टॉपिक है सघन माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, और विरल माध्यम, ठीक है बच्चों। तो सघन माध्यम का होता है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। हम बार बार बोल रहे हैं कि अंग्रेजी जानना है, अंग्रेज बनना नहीं है। मतलब ये जानना है कि भैया विरल का क्या अंग्रेजी होता है, रेयर, और सघन का क्या अंग्रेजी होता है, डेंसर, इतना जानना है। माध्यम का अंग्रेजी क्या होता है, मीडियम। तो इन सारी बातों को जानना है। इसको जानने से अपने लोग अंग्रेज नहीं बन जाएंगे, और जानना भी जरूरी है, छोड़ना भी सबको नहीं है। तो हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं सघन माध्यम। क्या देख रहे हैं, सघन माध्यम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और नहीं समझ आ रहा है तो कपार पीटो सब, ठीक है ना। समझ आ जाएगा, बहुत आसान वे में बता रहे हैं, समझ आ जाएगा, है कि नहीं है। डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। क्लास में पढ़ाने में तो बड़ी मज़ा आता है, बच्चे लोग रहते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़े दूसरे टॉपिक्स पे भी 10 सेकंड बात कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो में तो बस सिंगल ही सिंगल, केवल अपना चेहरा अपने बार बार देखते रहो, है कि नहीं है। अपना चेहरा अपने कैसे बार बार देखते रहो, कुछ भी मत देखो और चुपचाप बक 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 करते रहो, है कि नहीं। सघन माध्यम क्या होता है, ध्यान से देखिए। सघन माध्यम उसको बोलते हैं ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे, ठीक है ना। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से, जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे, जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे, सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। मतलब वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे, सघन माध्यम कहलाता है, ठीक। नहीं तो हम लोग इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक हो, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व, इसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक हो। क्या हो, इसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक हो, इसमें प्रकाशीय घनत्व क्या हो, अधिक हो। मतलब जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा ना, उसमें प्रकाश आसानी से क्या होगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब आसानी से गमन नहीं करे, वो कैसा माध्यम कहलाएगा, सघन माध्यम। तो विरल को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि कौन सघन है और कौन विरल है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया सघन, तो दूसरा नंबर विरल माध्यम का क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। विरल माध्यम का क्या हो जाएगा, बोलिए। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन करे, इसमें प्रकाश आसानी से गमन करे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से क्या करे, गमन करे, कैसा माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम। नहीं तो इसी का दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व कम हो, जिसमें प्रकाशीय घनत्व कम हो। कहने का ये मतलब है कि यदि किसी भी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होगा ना, तो उसमें प्रकाश बहुत आसानी से चलेगी, ठीक। तो ये तो बातें हो गई परिभाषा की कि सर सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, ये तो परिभाषा की बातें हो गई। और परिभाषा तो बहुत आसान वे में अपनी लैंग्वेज में है। सघन मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे, विरल जिसमें प्रकाश आसानी से गमन करे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। मान लीजिए यदि आपको दो माध्यम दे दे, अब बोले
कि सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है, वो हमको बताइए। तो कैसे बताइएगा, ठीक। तो अभी जैसे देखिएगा, जैसे हम आपको दे दिए 2 माध्यम दे दिए। माध्यम 1 में दे दिए हैं, छोड़िए ना लिखेंगे, माध्यम 1 में हम दे दिए हवा, और दूसरे माध्यम में हम दे दिए क्या चीज़, पानी, ठीक। तो हम बोले कि आप इन दोनों माध्यम में हमको कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। हवा में और पानी में कौन सघन है और कौन विरल है। तो कहिएगा सर हवा और पानी को जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो हवा में प्रकाश आसानी से चलेगी, लेकिन प्रकाश में पानी में प्रकाश जो है आसानी से गमन नहीं करेगी हवा के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हवा ना विरल माध्यम हो गया, यहाँ पे हवा कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, और पानी कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। तो ये माध्यम जो दिया रहेगा कंपैरिजन करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। कोई ज़रूरत नहीं कि पानी हमेशा सघन ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि पानी हमेशा क्या होगा, सघन ही होगा। जैसे अभी देखिए, अब ना हम आपको कंपैरिजन कर लेते हैं पानी को कांच से। पानी को किससे कंपैरिजन कर लेते हैं, कांच से। अब मान लीजिए हम पानी दे दिए, कांच दे दिए, तो अब बताइए तो इसमें कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। तो अब तो कंपैरिजन हो रहा है पानी कांच का, तभी कंपैरिजन होता है पानी हवा का। तो अब यहाँ पर आप पानी को यहाँ पे सघन माने तो यहाँ पे सघन नहीं होगा, क्यों? अब आप इस दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। जब कंपैरिजन कीजिएगा तो बोलिएगा सर पानी की अपेक्षा कांच की अपेक्षा पानी में प्रकाश आसानी से चलेगी, लेकिन कांच में प्रकाश पानी की अपेक्षा क्या चलेगी, दिक्कत सिक्कत चलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि अब सर यहाँ पे पानी हो गया विरल माध्यम, यहाँ पे पानी कौन सा माध्यम हो गया, विरल, लेकिन कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम, ठीक है ना। तो मतलब 2 माध्यम यदि दिया रहे और उस 2 माध्यम में कौन सघन होगा और कौन माध्यम विरल होगा, ये डिपेंड करता है कि उस माध्यम का हम किस माध्यम से कंपेयर कर रहे हैं, किस माध्यम से तुलना कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि कांच हमेशा सघन ही होगा और पानी हमेशा विरल नहीं होगा, वो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उसको किस माध्यम से कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों, सघन माध्यम, विरल माध्यम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, अपवर्तनांक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, अपवर्तनांक। और इसी उम्मीद से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आपको पीछे वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अपवर्तनांक। अंग्रेजी होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, बहुत आसान वे में बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा हो। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको कि हम छोड़ रहे हैं। ठीक, तो किधर की ओर बढ़ रहे हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है देखिएगा, ठीक ना। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य या हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। पहले परिभाषा लिखते हैं तब समझने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा बोलिए या शून्य बोलिए, क्योंकि हम तो मान लिए हैं कि दोनों में प्रकाश की चाल क्या है, सेम सेम है। ठीक, हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे, ठीक ना, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं राजा, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, कि इसे नीटा, ये नीटा का सिंबल है, ठीक है ना, NEETA, इसे नीटा ए है, नेटा होता है ना, नेटा, ये नीटा, ठीक है ना, इसे नीटा से सूचित किया जाता है, इसे नीटा से सूचित किया जाता है।
वही नेटा में एक कार होता है, इसमें दीर्घिकार लगा देना है नीटा, ठीक है ना, इसे नीटा से सूचित किया जाता है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक नीटा बराबर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं c है, और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या मान लिए v। तो अपवर्तनांक नीटा बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हैं, नीटा बराबर c बटे v। यही हो गया अपना अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है। तो अपवर्तनांक क्या होता है बोलिए, हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया परिभाषा वाली बात है, किताबी बात है। रियल में अपवर्तनांक किसी माध्यम का किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, क्यों हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तो हमको उससे क्या चीज़ जानकारी प्राप्त होगी, उस चीज़ को सुनते हैं, है कि नहीं। उसको लास्ट में लिख लेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ये बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश अपने पथ से कितनी विचलित होगी। मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाएगी, अधिक विचलित हो जाएगी। मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो हम कहेंगे इसमें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अपने पथ से विचलित क्या होगी, कम होगी। तो अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश का विचलन उतना अधिक होगा, अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश का विचलन उतना कम होगा। तो अपवर्तनांक इसी बात को बताता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक इसी बात को बताता है उस माध्यम में प्रकाश का विचलन कितना अधिक होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अपवर्तनांक का मतलब अब समझ में आ गया होगा। और ये सारी तो परिभाषा वाली बातें हो गई कि इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छापिए। तो अब हम लोग अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले निकाल रहे हैं हवा का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक बच्चों, हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो जो ही हम लोग हवा का अपवर्तनांक निकालने जाएंगे तो अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में या हवा में प्रकाश की चाल, ये तो फॉर्मूला में ही है कि नहीं। अब बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे किस माध्यम का निकालने जा रहे हैं, हवा का। तो उसके जगह क्या लिख देंगे हम लोग बोलिए, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, है कि नहीं। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बट हवा में भी तो इतना ही होता है। अरे हाँ या ना, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। दोनों कट के कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे बॉक्स में इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये चीज़ पूछे जाते हैं कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो अभी अभी निकाले हैं हम लोग, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत। अपवर्तनांक का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। पूछे कि अपवर्तनांक का क्या ऐसा यूनिट होता है, अपवर्तनांक का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, यहाँ देख लो ना, कुछ भी रहेगा ऊपर नीचे तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो इसीलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। अब दूसरा जैसे हम लोग देखते हैं, दूसरा हवा का अपवर्तनांक के बाद हम लोग देखते हैं पानी का अपवर्तनांक। किसका देखते हैं, पानी का। ठीक, तो हम यहाँ पे केवल ऐसे कर दे रहे हैं, पानी का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, पानी का। तो पानी का अपवर्तनांक जो ही हम निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे बोलिए, फॉर्मूला तो यही लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ, पानी में प्रकाश की चाल बट्टे पानी में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल अभी अभी लिखे कितना होता है बोलिए, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बट पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2,25,000
किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो इसको काट कूट कर लीजिए, है कि नहीं है। कैसे काट कूट करेंगे, 10⁵ को 5 लिखने में फ़ायदा रहेगा, है कि नहीं है। 1 2 3 2 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, काटिए, 3 0 3 0 कैंसिल। तो अब ये कितना हो गया किलो, इसको भी हटा ही दीजिए, है कि नहीं। तो कितना हो गया बोलिए, 300/225, 300/225। तो इसको यदि काटेंगे 75 से काटिए तो 75 दूना 150 चौके 300, है कि नहीं है। तो 75 चौके ये और ये, ठीक है ना, 225। तो कितना हो गया 4/3। तो पानी का अपवर्तनांक कितना निकल गया बोलिए, पानी का अपवर्तनांक बराबर 4/3। पानी का अपवर्तनांक बराबर कितना हो गया 4/3। तो इस अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। इस अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ, हम ये बोल सकते हैं, अर्थात ये वर्ड आप लोगों को कभी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसका क्या मतलब है, इस बात को एक्सप्लेन करें। ठीक है ना, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, इसका क्या मतलब है, इस बात को एक्सप्लेन करें। तो लिखिएगा, अर्थात पानी में प्रकाश की चाल, अर्थात पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का, शून्य में या निर्वात, शून्य में प्रकाश की चाल का, शून्य में प्रकाश की चाल का 3/4 है। यहाँ पे यदि 4/3 निकला तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 3/4 है। अपवर्तनांक का यही मतलब होता है। और हमको लगता है किसी एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 3/4 है या 4/3, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो इससे हम यही समझते हैं, ठीक। तो इसी बातों को आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हवा देख लिए, पानी देख लिए, अब देखते हैं कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, मिटाएं इसको, ठीक। कांच का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। ठीक, कांच का यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल, अब बट्टे किस में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो बोलो भैया, शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बट्टे कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1 2 3 4 5, अभी अभी लिखे थे 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये और ये कैंसिल, कितना हो गया 3/2। तो यदि आपसे पूछे यहाँ पे कि कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, तो कांच का अपवर्तनांक हो गया 3/2। कितना हो गया 3/2। तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो इससे क्या तात्पर्य है, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का कितना है बोलिए, 2/3 है। ठीक है ना, 2/3 है। तो उम्मीद करते हैं कि अपवर्तनांक, ठीक है, और अपवर्तनांक का परिभाषा, अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य। अच्छा, अब उस वर्ड को लिख लेते हैं कि अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य। पहले स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। तो बोर्ड को इरेज करते हैं, लिखिए किसी माध्यम, स्टार दे करके लिख लीजिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह बतलाता है कि उस माध्यम में है कि उस माध्यम में प्रकाश अपने पथ से, उस माध्यम में प्रकाश अपने पथ से कितनी विचलित होगी, कितनी विचलित होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज आर कंसेप्चुअल लाइन्स, बहुत कंसेप्चुअल लाइन है। इन सारे पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करें, और आपको हर एक जगह ये सब बातें नहीं मिलेगी। बहुत सारे बुक्स में और भी जगह आप लोग को ये सब बातें नहीं मिलेगी, जितनी मस्त मस्त बातें हम बता रहे हैं, जितने मज़े में बता रहे हैं, है कि नहीं। अच्छी तरीके से पढ़िए।
है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फ्री में दिया हुआ कंटेंट फ्री जैसा ही है, मज़े में पढ़िए, मज़ा आएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह बतलाता है कि उस माध्यम में प्रकाश अपने पथ से कितनी विचलित होगी, ठीक। और अगला पॉइंट हम ये लिख लेते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का विचलन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। जिस माध्यम का अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का विचलन, उस माध्यम में प्रकाश का विचलन उतना अधिक होगा, उतना अधिक होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक फॉर्मूला क्या है, अपवर्तनांक का मतलब क्या है अपनी भाषा में, और अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक निकालने की विधि, इन सारी बातों को हम लोग समझ लिए होंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है ना। तब तक इसको आप लोग लिखिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है, परिभाषा को बस उसी प्रकार का है, अपवर्तनांक का ही ये रूप है। मतलब एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है ना बच्चों। लिखिए, देखिए दो माध्यमों के निरपेक्ष, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, अपवर्तनांक के अनुपात को, अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब दो माध्यम के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम से कंपेयर कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाता है, मान लीजिए ये नीटा 2 1 है, मतलब ये हो गया कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा नीटा 2/नीटा 1, ठीक है ना। इसका ये मतलब हो गया। सब कुछ को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये करते हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा बताओ तो इस माध्यम का इस माध्यम से कितना अपवर्तनांक ज़्यादा है कि कम है, कि 1/2 है कि 1/3 है। मतलब दो माध्यम को जब कंपेयर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है ना। मतलब दो माध्यम के अपवर्तनांक को जब कंपेयर करते हैं उसी को बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। मान लीजिए 2 का 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक अब बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। जस्ट इसी का उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नीटा यदि 1 2 दे दिया तो नीटा 1 2 बराबर कितना आ जाएगा, नीटा 1/नीटा 2। इसका मतलब ये हो गया कि माध्यम 1 का, किसका, माध्यम 1 का किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। मतलब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। और ये वही हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो
हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपेक्षिक अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा, अपवर्तनांक समझ में आ गया, और आज जितने भी टर्म्स को पढ़े वो सारे टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगली क्लास में आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, मतलब उसका किरण आरेख देखेंगे, और किरण की मदद से समझने का कोशिश करेंगे कि प्रकाश कैसे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़िए अच्छे से, रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगले दिन।